प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, हम बात कर रहे थे सीबीएसई द्वारा जारी किए गए प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो आपके प्रैक्टिस के लिए सीबीएसई ने जारी किया था। तो आज बात करेंगे 6 अंक वाले प्रश्न के बारे में। आज का पहला प्रश्न है नंबर 30 है, शॉक थेरेपी के 4 परिणामों की व्याख्या कीजिए। बच्चों, आप शॉक थेरेपी के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर इलाज करना, लेकिन इसे डिफाइन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि शॉक थेरेपी वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित एक ऐसा आर्थिक मॉडल था जो सोवियत रूस यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस बनता है तो उसकी सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था को बदलकर पूंजीवादी करना था। तो यह व्यवस्था इतनी आसान नहीं थी कि जादू की छड़ी घुमाई और हो गया, इसमें समय लगा और थोड़ी परेशानियां भी हुई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके परिणाम क्या हुए। शॉक थेरेपी जो हो गया, उसका उपचार हो गया, यानी कि समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था हो गया, तो क्या हुआ, उसका यही परिणाम पूछा गया है। तो बच्चों, पहला परिणाम होगा इसका रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट। रूस की जो मुद्रा है रूबल, उसके मूल्य में गिरावट आ गई, यानी कि मुद्रास्फीति की दर इतनी बढ़ गई कि लोगों के पास जो जमा राशि थी वो भी खत्म होने लगा। दूसरा पॉइंट है, रूस में खाद्य पदार्थों का आयात शुरू हो गया। रसिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड। रूस में जो पहले सोवियत संघ था वहाँ सामूहिक खेती हुआ करती थी, और जैसे ही वो रूस हुआ, व्यवस्था पूंजीवादी हो गई, तो सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त कर दी गई। इससे क्या हुआ कि अनाज के उत्पादन कम हुए और अनाज खाद्य पदार्थों का आयात करना शुरू करना पड़ा। पॉइंट नंबर 3 है, रूस के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में गिरावट आ गई। जीडीपी का मतलब आप जानते होंगे कि एक वर्ष के भीतर किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बराबर होता है। तो उत्पादन कम होगा तो जीडीपी गिर जाएगी। तो यहाँ ये हुआ। अगला पॉइंट है महंगाई में वृद्धि। चूँकि उत्पादन कम हो रहा था, मुद्रा का मूल्य भी कम हो गया, तो महंगाई में वृद्धि होनी आम बात है। अगला पॉइंट है माफिया वर्ग का उदय। रूस में एक ऐसे माफिया वर्ग का उदय हो गया जो आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। यह भी एक परिणाम है। अगला परिणाम है अमीर और गरीब लोगों के बीच गहरी आर्थिक असमानता। रूस में जो गरीब लोग थे और जो अमीर लोग थे, उनके बीच गहरी खाई बन गई। और अगला पॉइंट है इसका, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान दिवालिया हो गए। रूस में कुल 1500 बैंक थे और अन्य वित्तीय संस्थानें थीं। शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप ये दिवालिया हो गए और रूस के दूसरे सबसे बड़े बैंक इनकॉम के दिवालिया होने की बात आम थी। तो ये सबसे बड़ा उसका परिणाम हुआ शॉक थेरेपी का। बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन का अथवा में। क्वेश्चन है किन परिस्थितियों की वजह से मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार करने के लिए बाध्य हुए। आप जानते होंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और उन्होंने सोवियत संघ में सुधारवादी नीतियां चलाई थीं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किन परिस्थितियों में सुधार करने के पीछे के कारण क्या थे, ये पूछा गया है। तो इसकी बात करते हैं। बच्चों, मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और इसी वर्ष यानी कि 1985 में ही वे सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी बने। ईयर याद रखेंगे, 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने मिखाइल गोर्बाचेव। वे सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देना चाहते थे, पश्चिमी देशों से सोवियत संघ के संबंध सामान्य करना चाहते थे और पश्चिमी देशों की तरह ही सोवियत संघ में भी सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते थे। तो वे उनके मन में ये सारी सुधारें थीं। क्वेश्चन है कि इन सुधारों के पीछे की वजह क्या थी। तो बात करते हैं सोवियत संघ में सुधार के जो उसने फैसला किया उसके पीछे कौन सी परिस्थितियां थीं। तो लिखेंगे सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ने जो सुधार किया उसके पीछे की वजहें, पीछे की परिस्थितियां निम्नलिखित थी। तो पहली परिस्थिति है सोवियत संघ में नौकरशाही का कसता शिकंजा,
सोवियत संघ में धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता चला गया था। वहाँ की पूरी व्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंसती चली गई थी। इससे सोवियत प्रणाली सत्तावादी हो गई थी और गोर्बाचेव इसमें सुधार करना चाहते थे। अगला पॉइंट है एक दलीय शासन व्यवस्था की समस्याएं। पॉइंट नंबर 2 है एक दलीय शासन व्यवस्था की समस्याएं। सोवियत में एक ही राजनीतिक दल साम्यवादी दल का प्रभुत्व था, वहीं शासन में थी और लगभग 70 सालों से वहाँ सत्ता में थी और यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। जबकि गोर्बाचेव यूएसएसआर को लोकतांत्रिक रूप देना चाहते थे जहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ जनता के प्रति उत्तरदायी हों। अगला पॉइंट है सोवियत की केंद्रीकृत व्यवस्था। सोवियत की केंद्रीकृत व्यवस्था। सोवियत संघ में शासन व्यवस्था की सभी शक्तियां एक ही जगह केंद्रीकृत थी। गोर्बाचेव इस व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते थे, तभी तो उन्होंने पूर्वी यूरोप के सोवियत खेमे के जो देश थे वहाँ की पब्लिक ने जब सोवियत नियंत्रण का विरोध किया तो मिखाइल गोर्बाचेव ने उनके ऊपर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया जैसा कि पहले होता था। क्या मतलब, सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे कि सत्ता केंद्रीकृत न हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। उनका सोच लोकतांत्रिक था। अगला पॉइंट है सोवियत संघ में रूस का प्रभुत्व। सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे, लेकिन प्रत्येक विषय में सभी मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय रूस लिया करता था। गोर्बाचेव इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था को बदलना चाहते थे। अगला पॉइंट है हथियारों की होड़ या हथियारों की बढ़ती होड़। सोवियत संघ ने अमेरिका की बराबरी करते करते हथियारों एवं सेना पर अत्यधिक धन खर्च कर दिए थे। मिखाइल गोर्बाचेव आर्थिक सुधार करना चाहते थे और इसी क्रम में वे अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत की सेना को वापस बुला लिया था ताकि आर्थिक हानि और नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर इसी का पॉइंट है 6 और इसमें कहा गया है नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं का पूरा नहीं होना। बच्चों, सोवियत संघ की राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाएं आंतरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गई थीं। इसके कारण लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा रहा था। गोर्बाचेव ने इन सभी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए ग्लासनोस्ता यानी खुलेपन, पेरेस्त्रोइका यानी कि पुनर्गठन और उत्स्केर्नी यानी कि आर्थिक त्वरण जैसे सुधारवादी नीतियों को लागू किया था। मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियाँ अच्छी थीं, लेकिन उनकी जो गति थी काफ़ी धीमी थी, इसलिए लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि जब उन्होंने सुधार की बात शुरू की तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी उनसे नाराज़ होने लगे, क्योंकि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का विशेष अधिकार भी खत्म कर दिया था। तो बच्चों, ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है और यह क्वेश्चन है यूपीए और एनडीए में अंतर पूछा गया है। तो इसको देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें यूपीए और पहला पॉइंट लिखेंगे विस्तार रूप। यूपीए का विस्तार रूप होगा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि समप्रग। और एनडीए का है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग। अब बात करते हैं स्थापना की। तो यूपीए की स्थापना 2004 के आम चुनाव के बाद हुई है और एनडीए की स्थापना 1998 में हुई है। अब बात करते हैं इनके नेतृत्व की। तो यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है और एनडीए का नेतृत्व भाजपा के नेतृत्व में है। यानी कि जो यूपीए है कांग्रेस के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है और एनडीए है भाजपा के नेतृत्व वाला एक गठबंधन। अब बात करते हैं केंद्र में इनकी सत्ता कब रही। तो यूपीए की बात करते हैं पहले। 2004 से 2009 तक यूपीए फर्स्ट और 2009 से 2014 तक यूपीए सेकंड। इस दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे यूपीए 1 और यूपीए 2 में। अब बात करते हैं एनडीए की। तो एनडीए फर्स्ट का टाइम लाइन है 1998 से लेकर 1999 और एनडीए सेकंड का टाइम लाइन है 1999 से 2004। तो एनडीए 1 और एनडीए 2 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अब बात करते हैं एनडीए 3। एनडीए 3 2014 से 2019 तक और एनडीए 4 2019 से 2024 तक रहने का अनुमान है। एनडीए 3 और एनडीए 4 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं।
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, यानी कि इनके अध्यक्ष और अध्यक्षा की। तो यूपीए के जो अध्यक्षा हैं वो सोनिया गांधी और एनडीए के अध्यक्ष हैं अमित शाह, जो भारत के अभी गृह मंत्री भी हैं। वर्तमान में सरकार की बात कर लेते हैं। तो यूपीए की सरकार झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र आदि राज्यों में है और एनडीए केंद्र में सरकार में है और अन्य 16 राज्यों में एनडीए की सरकार अभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का अथवा है। यह क्वेश्चन है, आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी है। आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी है। इस दौर में इस पार्टी के विकास का क्रम का उल्लेख करें। बच्चों, ये क्वेश्चन भाजपा में कैसे विकास हुआ है, भाजपा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके विकास के क्रम को पूछा गया है। ये आपातकाल लिखकर क्वेश्चन को कन्फ्यूज किया गया है। जब आपातकाल हुआ 1975 में, उसमें भाजपा नहीं थी। भाजपा की पूर्ववर्ती पार्टी यानी इसकी जड़ जनसंघ थी, है ना। तो बात करते हैं इसकी भाजपा के विकास की। तो देखिए, शुरू करते हैं बच्चों। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा भारत की एक प्रमुख राजनीतिक दल है। भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में इसके प्रतिनिधित्व के आधार पर यह भारत की देश की सबसे बड़ी पार्टी है। प्राथमिक सदस्यता यानी कि मेंबरशिप की बात करें तो यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब इसके विकास की बात करते हैं। भाजपा का विकास क्रम, स्थापना हुई है 6 अप्रैल 1980 को और इसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी, ठीक है। उसके जस्ट बाद 1984 में आम चुनाव हुआ। उस समय इस पार्टी को मात्र 2 लोकसभा सीटें मिली, यानी कि 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लोकसभा की 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। और फिर 5 साल बाद 1989 के आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को 89 सीटें मिली हैं। पहली बार 1984 में 2 सीटें और अगले 5 साल चुनाव जो हुआ उसमें 89 सीटें। और उसके 2 साल बाद फिर से लोकसभा चुनाव हुए थे 1991 में। तो इस समय इस पार्टी को 120 सीटें मिली थी, जो अधिक हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1996 में कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को 161 सीटें मिली और यह पार्टी लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केंद्र में इनकी सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, लेकिन यह सरकार लगभग 2 सप्ताह ही चल पाई। 13 दिन की सरकार बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1998 में फिर से लोकसभा का चुनाव हुआ और भाजपा को 182 सीटें मिली। अगले ईयर 1999 में फिर से लोकसभा का चुनाव हुआ और भाजपा को फिर से 182 सीट ही मिली। तो 1998 में और 1999 में दोनों टाइम भाजपा एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। इसके पहले भी 1996 में वो बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तो 1998 और 1999 में जो चुनाव हुए, इनमें देखा गया कि बराबर सीटें मिली है। 1998 में 182 और 1999 में भी 182। और इस टाइम इनकी सरकार बनी NDA 1 98 में और 1999 में 1999 में NDA 2 बनी है। इसके बाद जो चुनाव हुए 1999 के बाद 2004 में जो चुनाव हुए, तो यहाँ आप 9 लिख लें। 2004 के चुनाव में भाजपा को सीटों में कमी आ गई। 2004 के चुनाव में मात्र इसे 138 सीट मिले, 138 सीट मिली। और 2009 के चुनाव में इसे सिर्फ 116 सीटें मिली हैं। तो इस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। अब बात करते हैं 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को 282 सीटें मिली और अपने गठबंधन वाले दलों के साथ मिलकर वे सरकार बनाए। हालांकि वे अकेले अपने दम पर सरकार बना सकते थे, लेकिन गठबंधन धर्म निभाते हुए अपने साथियों को साथ रखा गया। 2019 के 17वें लोकसभा चुनाव में भाजपा को 303 सीटों पर सफलता मिली है और यह सरकार 2024 तक चलेगी। वर्तमान में भारत में केंद्र में भाजपा की सरकार है और 16 राज्यों में भी भाजपा की सरकार है। तो भाजपा दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन है,
वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियाँ क्या हुई? वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियाँ क्या हुई? इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला है? बच्चों, वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव पूछा गया है और भारत पर भी इसका आर्थिक प्रभाव पूछा गया। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। तो बात करते हैं वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियाँ निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट, व्यापार में वृद्धि एवं आर्थिक विकास। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के देशों में व्यापार बढ़े हैं और व्यापार के बढ़ने से देशों का आर्थिक विकास होता है। पॉइंट नंबर 2 है रोजगार के नए अवसर एवं आर्थिक विकास। वैश्वीकरण के दौर में मल्टीनेशनल कंपनियों का आने से रोजगार के नए नए अवसर दुनिया के देशों में मिलते हैं और जब रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे तो आर्थिक विकास होगा। पॉइंट नंबर 3, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि। यह भी वैश्वीकरण का एक आर्थिक प्रभाव है। और पॉइंट नंबर 4 है WTO और IMF के कार्यों में वृद्धि। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। WTO विश्व व्यापार के नियम तय करता है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दुनिया के देशों को कर्ज देता है विकास संबंधी कार्यों के लिए, व्यापार के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए। तो ये दोनों संस्थाओं के कार्यों में वृद्धि हो गई है वैश्वीकरण के दौर में। अब बात करते हैं बच्चों भारत पर वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव की। भारत पर वैश्वीकरण के आर्थिक क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस संदर्भ में वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव। तो हम बात कर रहे थे वैश्वीकरण के आर्थिक संदर्भ का, तो भारत पर वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या हुए हैं उसकी बात करते हैं। पहला पॉइंट बनेगा 1991 में नई आर्थिक नीति। भारत में 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाई गई है जिससे भारत उदारीकरण की प्रक्रिया द्वारा दुनिया के देशों से व्यापार के माध्यम से जुड़ गया है, जिससे भारत का आर्थिक विकास हुआ है और हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, भारत WTO का संस्थापक सदस्य बना। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई और भारत इसका प्राइमरी मेंबर है और WTO का कार्य है विश्व व्यापार के नियम तय करना। तो इसका फ़ायदा भारत को भी मिला है, भारत के व्यापार बढ़े हैं जिससे इसका आर्थिक विकास हुआ है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट है 3rd नंबर, भारत का अन्य देशों के साथ FTA, यानी कि भारत दुनिया के देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने लगा है जिसमें सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका इन अन्य देश हैं। तो जब भारत दुनिया के देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा, मुक्त व्यापार समझौता करेगा, तो देशों के साथ इसके व्यापार बढ़ेंगे, आयात निर्यात में वृद्धि होगी और व्यापारिक लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा। पॉइंट नंबर 4, भारत के छोटे व्यापारियों को नुकसान। MNCs यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियों के आ जाने से भारत में या किसी भी देश में, हालांकि यहाँ बात भारत की हो रही है, तो छोटे छोटे व्यापारियों को हानि उठाना पड़ता है। पॉइंट नंबर 5 है भारत का झुकाव निजीकरण की तरफ। जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है प्राइवेटेशन बढ़ गया है, तो सरकार का झुकाव आप देख सकते हैं कि सरकार धीरे धीरे सभी विभागों में प्राइवेटेशन कर रही है। तो सरकार का झुकाव कहाँ है? निजीकरण की तरफ। यह वैश्वीकरण का ही एक प्रभाव है। अगला पॉइंट है सरकार नियंत्रक के रूप के स्थान पर सुविधादाता की भूमिका में आ गई है। यानी सब कुछ पहले सरकार के नियंत्रण में था, सरकारी व्यवस्था थी, समाजवाद की तरह हमारा झुकाव था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा झुकाव, सरकार का झुकाव पूंजीवाद की तरफ हो गया है और सरकारें चाहती हैं कि निजी सेक्टर आगे आएँ। सरकार निजी सेक्टर को सुविधाएं प्रदान कर रही हैं कि आप एक ही विंडो से, सिंगल विंडो से अपने सभी काम कर लें, सभी आवश्यक पेपर्स पूरे कर लें। यानी इसको कहेंगे रेड टेप टू रेड कारपेट की व्यवस्था बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 का अथवा है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के किन्हीं 3 कारणों का विस्तार से वर्णन करें। बच्चों, वैश्वीकरण के 3 कारण पूछे गए हैं, लेकिन हम यहाँ अधिक कारणों की बात कर लेंगे, 4 कारणों की बात कर लेंगे। तो बात करते हैं वैश्वीकरण के निम्नलिखित कारण। पहला कारण है संचार एवं प्रौद्योगिकी का विकास। संचार के साधनों एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है, क्योंकि इनके कारण, तकनीकी के कारण या संचार के कारण, प्रौद्योगिकी के कारण विश्व एक गांव ले लिया है। दुनिया जो है एक गांव के रूप में बदलने लगी है
जहाँ विचार, उत्पादों, सिद्धांतों, घटनाओं के अतिरिक्त पूंजी का प्रवाह आसानी से होने लगा। बच्चों यह पॉइंट कह रहा है कि दुनिया में तकनीकी बढ़ी है, संचार के साधन बढ़े हैं, यानी कि प्रौद्योगिकी बढ़ा है। तो इसके कारण जैसे कि आप इंटरनेट देख सकते हैं, टेलीफोन, मोबाइल की जो व्यवस्था है, इससे दुनिया के देशों में दूरी नहीं रहेगी, दुनिया सिमट गई है एक तरह से। आप तुरंत अमेरिका बात कर सकते हैं, अमेरिकी कंपनी में कॉल लगा सकते हैं, या वहाँ के काम को यहाँ इंटरनेट के माध्यम से आउटसोर्सिंग से कर सकते हैं। तो दुनिया सिकुड़ने लगी है, दुनिया एक गांव जैसी हो गई है। तो इस क्रम में विचारों का, उत्पादों का, सिद्धांतों का, घटनाओं का, पूंजी का प्रवाह आसानी से होने लगता है, तो वैश्वीकरण बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है देशों के बीच आपसी निर्भरता। दुनिया का कोई भी ऐसा देश अपनी सभी समस्याओं का समाधान खुद नहीं कर सकता। बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलजुल कर करना होता है, जैसे कि पर्यावरण की रक्षा, जिसको हम बोलते हैं साझी संपदा, वैश्विक महामारियाँ, जैसे अभी कोविड-19 आया था, तो कोई एक देश इस पर अकेले काबू नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीज़ों से, मिलजुल के काम करने से देशों के बीच पारस्परिक संबंध बढ़ते हैं, निर्भरता एक दूसरे पर बढ़ती है। तो एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती है, यानी कि पारस्परिक निर्भरता भी वैश्वीकरण का एक कारण है। पॉइंट नंबर 3, घटनाओं का विश्वव्यापी प्रभाव। राजनीतिक घटना हो या आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, ये घटनाएं आज इंटरनेट, संचार एवं मीडिया के माध्यम से एक देशों से कई देशों तक फैल जा रही हैं, प्रवाहित हो जा रही हैं, और वहाँ के जनजीवन को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह यह वैश्वीकरण का एक माध्यम बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पाद एवं नए बाजार की तलाश। बच्चों तकनीकी रूप से जो देश सक्षम हैं, या और उन देशों में जहाँ श्रम शक्ति ज़्यादा है, वहाँ बड़े पैमाने पर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन होता है, और जब उत्पादन होता है तो उनकी खपत के लिए नए बाजार की तलाश होती है। और जहाँ कम उत्पादन होता है वे देश वस्तुओं का, आवश्यक वस्तुओं की मांग भी करते हैं। तो इस तरह आदान प्रदान या आयात निर्यात को बढ़ावा मिलता है और वैश्वीकरण का एक कारण बनता है। तो बच्चों ये थे 6 अंक वाले प्रश्न। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।